नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से बातचीत होती रहनी चाहिए। सिनेमा पर बातचीत की अपनी इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा से जुड़े लेखन के बारे में। सिनेमा से जुड़े लेखन का 2 तरह से अर्थ निकाला जा सकता है। एक तो वो जो सिनेमा के लिए सिनेमा के भीतर होता है, यानी कि फ़िल्म की कहानी लिखना, फ़िल्म के संवाद लिखना, उसकी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रीन प्ले वगैरह लिखना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं आज हम। आज हम बात कर रहे हैं जो फ़िल्मों के बारे में लिखा जाता है, फ़िल्मों के बारे में जो किताबें लिखी जाती हैं, जो फ़िल्मों पर जो लेखन किया जाता है, जो फ़िल्म समीक्षा वाले या फ़िल्म पत्रकारिता वाले दैनिक लेखन से या साप्ताहिक मासिक लेखन से अलग होता है। उसमें किसी एक तत्व को उठाकर, किसी एक ट्रेंड को उठाकर या किसी एक सब्जेक्ट को उठाकर या किसी एक पर्सनैलिटी को उठा कर के उसके बारे में बात की जाती है। या कई बार ऐसा भी होता है कि जो एक्टर, डायरेक्टर या राइटर है या प्रोड्यूसर है या कोई म्यूज़िक डायरेक्टर है या कोई सिंगर है, वो अपने बारे में खुद लिख रहा है या उसके बारे में कोई लिख रहा है, यानी एक या तो उसकी बायोग्राफी लिखी जा रही है या वो कोई ऑटोबायोग्राफी लिखी जा रही है। तो या कोई मशहूर शख्सियत जो है वो अपने संस्मरणों के बारे में लिख रहा है, फ़िल्मी दुनिया से जुड़ी अपनी यादों के बारे में लिख रहा है, या कोई पत्रकार या फ़िल्मों से जुड़ा व्यक्ति या फ़िल्मों के बारे में समझ रखने वाला या स फ़िल्मों में दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति जो है, वो फ़िल्मों के बारे में संस्मरण लिख रहा है या लोगों से अपनी मुलाकातों के ब्यौरे लिख रहा है, ताकि जो जनता है, जो आम दर्शक हैं या जो आम पाठक हैं, जो सिनेमा के बारे में दिलचस्पी रखते हैं, उनको उस व्यक्ति के बारे में या उस समय के बारे में या उन फ़िल्मों के बारे में या उन लोगों के बारे में पता चल सके। तो उस तरह के फ़िल्म लेखन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि इस तरह के फ़िल्म लेखन का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है जब हम सिनेमा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सिनेमा एक ऐसी चीज़ है, जो आप देखते तो हैं, लेकिन देखने के साथ-साथ उससे जुड़ी जो कहानियाँ होती हैं, पर्दे के पीछे की बहुत सारी बातें होती हैं, या वो फ़िल्म देखते हुए आपको जो दिमाग में थॉट्स आते हैं, कई बार जो आपके दिमाग में एनालिसिस आते हैं या जो नहीं आ पाते हैं, उन चीज़ों को कोई एनालिस्ट कैसे व्याख्यायित करता है, कैसे वो अपने अध्ययन के ज़रिए उन चीज़ों को सामने लाता है, या कोई ट्रेंड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए सिनेमा में आतंकवाद दिखाया जाता है, सिनेमा में मिडल क्लास फैमिलीज़ के बारे में दिखाया जाता है, रोमांस के बारे में दिखाया जाता है, एक्शन के बारे में दिखाया जाता है, देशभक्ति के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में जब दिखाया जाता है, तो उन चीज़ों का क्या मतलब होता है? क्यों अचानक ऐसा होता है? किसी दौर में राष्ट्रवादी फ़िल्में बहुत बनने लगती हैं, किसी दौर में पारिवारिक फ़िल्में बहुत बनने लगती हैं, या कभी ऐसा होता है कि रोमांस का एकदम रेला आ जाता है। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जिनके बारे में अध्ययन करते हैं गंभीरता से और फिर उन ट्रेंड्स की व्याख्या करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं, वो किताबें लिखते हैं। आज हम उ उसी तरह के लेखन के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने सिनेमा पर लिखने के बारे में, सिनेमा को विश्लेषण करने के बारे में, सिनेमा देखने के साथ-साथ उसको पढ़ने, पढ़ाने, चर्चा करने के बारे में ही अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा बिताया है। हमारे साथ कुछ बहुत खास लोग मौजूद हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ हमेशा की तरह जबरीमल पारख साहब हैं, प्रोफ़ेसर जबरीमल पारख, हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर अध्येताओं में से हैं और लगातार पिछले कई दशकों से, 4-5 दशकों से लगातार लेखन में जुटे हुए हैं। कई किताबें लिख चुके हैं। प्रहलाद अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर, बहुत वरिष्ठ विश्लेषक हैं और प्रहलाद जी भी कई दशकों से लगातार हिंदी सिनेमा के विश्लेषण में, हिंदी सिनेमा के बारे में, उनकी प्रवृत्तियों के बारे में लिखने में जुटे हैं। कई किताबें वो भी लिख चुके हैं। हमारे साथ अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि हिंदी फ़िल्मों के बहुत वरिष्ठ समीक्षक हैं, फ़िल्म पत्रकार हैं, दैनिक पत्रकारिता भी करते रहे हैं और कई किताबें भी लिख चुके हैं हिंदी सिनेमा के बारे में और आजकल यूट्यूब पर और डिजिटल मीडिया में काफ़ी सक्रिय हैं। इंद्रजीत सिंह जी हैं हमारे साथ, जो कि हिंदी सिनेमा के गीत-संगीत वाले पक्ष के इतिहासकार के तौर पर जाने जाते हैं। एक तरीके से वो उसको उसकी क्रॉनिकलिंग करते हैं, उसका ब्यौरा रखते हैं। शैलेंद्र पर लिखी उनकी उस किताब को राष्ट्रीय पुरस्कार तक मिल चुका है, कई सारे सम्मान मिल चुके हैं, कई और किताबें भी लिख चुके हैं। नंदिता बनर्जी जी हैं हमारे साथ में, जो कि पेशे से प्रोफ़ेसर हैं, लेकिन सिनेमा के बारे में गहरी दिलचस्पी रखती हैं और सिनेमा पर चर्चाओं में हमारे साथ अक्सर शरीक होती रही हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। प्रहलाद जी, मैं बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। एक तो इसलिए भी क्योंकि आपकी एक नई किताब आई है अभी, जन्मशती पंचामृतम, अगर मुझे इसका ये ठीक-ठीक नाम याद है, यही नाम है, तो आप मुझे करेक्ट कर देंगे अगर कुछ और तो। तो किताब जो है वो उस किताब से शुरुआत करते हुए वो किताब किस बारे में है? मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगा कि आखिरकार
सिनेमा के बारे में इस तरह के लेखन को आपने क्यों चुना? क्या कारण होते हैं भाई? लोग तात्कालिक तौर पर फ़िल्म समीक्षा करते हैं, फ़िल्मों की पत्रकारिता करते हैं और उसको एक तरीके से अपना व्यवसाय भी बनाते हैं, शौक भी बनाते हैं और लोगों को उससे जो लाभ मिलना होता है वो लेते हैं। लेकिन गंभीरता से इस फ़िल्मों को दूर रह कर के देखना और उनका विश्लेषण करना, उनके बारे में किताबें लिखना और उन किताबों के ज़रिए लोगों तक ज्ञान पहुँचाना, ये एक बिल्कुल अलग सी विधा है और बहुत सारे लोगों की इसमें दिलचस्पी भी नहीं होती, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम भी नहीं होता। तो आपने ऐसी चीज़ को क्यों चुना? प्रहलाद जी, शुरुआत आपकी नई किताब से करना चाहूँगा मैं जो आपने लिखी है। आप उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएँ, क्या है वो किताब, किसके बारे में है? और फिर जो मैंने जनरल सवाल पूछा उसके बारे में। प्रहलाद जी। नमस्कार बंधुओं, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ और आप लोग मेरी किताब से शुरुआत कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ये किताब अभी चंद दिन पहले ही आई है और इसके बारे में कई लोगों की मुझे शुभकामनाएं मिली, कई लोगों ने कहा पढ़िए, अच्छी लगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छा लगना भर मेरा सोच नहीं, मेरा सोच यह रहा है कि मैंने 1983 में पहली किताब लिखी थी और 40 साल से ज़्यादा हो गए। शायद उससे पहले कोई बड़े प्रकाशक ने हिंदी सिनेमा पर कोई किताब छापी ही नहीं थी। और जब एक सज्जन ने कहा था कि राज कपूर की जीवनी बहुत अच्छी आपने लिखी है, तो मैंने उनसे एक बात कही थी उसी समय, यह राज कपूर की जीवनी नहीं है, क्योंकि मैंने तो राज कपूर को अब तक देखा भी नहीं है, मैं उनके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। यह राज कपूर की फिल्मों की जीवनी है और राज कपूर की फिल्मों के साथ साथ ये उस समय के, उस काल के पूरे हिंदी सिनेमा का विवरण है। एक उस पर एक तीखी नजर से डाली गई एक दृष्टि है और उसके बारे में मैंने लिखा। हिंदी सिनेमा में मेरी रुचि हमेशा से थी। इसे मैं हिंदी सिनेमा नहीं कहता, इसे मैं हिंदुस्तानी सिनेमा कहता। हिंदुस्तानी सिनेमा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बांग्ला सिनेमा है, मराठी सिनेमा है, गुजराती सिनेमा है, तमिल सिनेमा है, तेलुगु सिनेमा है, कन्नड़ सिनेमा है, भोजपुरी सिनेमा है, यहाँ तक कि हर प्रदेश का अपना अलग सिनेमा है, परंतु हिंदी सिनेमा कहीं नहीं है। जिसे आप हिंदी सिनेमा कहते हैं वह हिंदुस्तानी सिनेमा है। क्यों? क्योंकि बांग्ला सिनेमा अधिकांशतः बंगालियों ने बनाया है, मराठी सिनेमा में अधिकतम मराठी लोग उसमें शामिल होते हैं, वो उन्हीं लोगों के द्वारा उसी क्षेत्र के लिए बनाया गया सिनेमा है। मगर हिंदी सिनेमा में गुजराती भी है, मराठी भी है, बंगाली भी है, भोजपुरी भी है, मद्रासी आदमी भी है, तमिलनाडु का भी है, हर जगह का आदमी है और हर जगह के आदमी ने इस सिनेमा को बनाया है और हर जगह यह सिनेमा देखा जाता है। इसलिए हिंदुस्तानी सिनेमा है। हिंदी सिनेमा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसे हिंदी भाषा में बनाया जाता है और वो हिंदी भाषा है। उसके साथ साथ ऐसा कोई भी भाषा नहीं है जिसका इसमें घालमेल ना हो, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहाँ का कल्चर इसमें न दिखाया जाता है। लगभग सब मुल्कों का, सब जगह का इसमें सिनेमा और विदेशों तक की भावनाएं इसमें अभिव्यक्त होती हैं। इसलिए ये एक विस्तृत फलक पर बनाया गया सिनेमा है और विस्तृत लोगों के लिए बनाया गया सिनेमा है। इसीलिए इसे खिचड़ी सिनेमा भी कहा जाता है। कहा जा सकता है कि ये खिचड़ी सिनेमा है, परंतु ये खिचड़ी सिनेमा इस तरह का है कि यह सबकी भावनाओं को शब्द देता है, सबकी मान्यताओं को तरजीह देता है और सबकी भावनाओं को उसमें कबूल किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी सिनेमा अपने मूल रूप में समूचे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने जब पहली किताब लिखी उसके बाद 15 साल तक मुझे दूसरी किताब लिखने का अवसर नहीं मिला। लिखता तो मैं रहा, शायद ही ऐसी कोई पत्रिका हो जिसमें मैंने न लिखा हो, शायद ही ऐसी कोई साहित्यिक पत्रिका हो जिसमें मैंने ना लिखा हो, चाहे वह पहल हो या वसुधा हो या किसी भी तरह की जितनी पत्रिकाएं थी सब में मैंने लिखा और विस्तार से लिखा। और मेरे लिखने में व्यक्ति कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। मैंने विमल रॉय पर लिखा, मैंने यहाँ तक कि सुभाष घई पर भी मैंने किताब लिखी।
मैंने ऐसा कोई डायरेक्टर बिमल रॉय पर किताब लिखी है, और इसके साथ साथ मैंने प्यासा फिल्म पर एक उपन्यास लिखा। गुरुदत्त जी पर मैंने जो किताब लिखी वह प्यासा पर उपन्यास है। लोग कहते हैं कि फिल्में बनाइए आप, कोई ऐसी फिल्म नहीं बनती है जो किसी साहित्यिक रचना को बहुत सुंदर ढंग से पेश करे। मेरा यह सवाल रहा है, मेरा यह सवाल रहा उनसे, क्या ऐसी फिल्में नहीं बनती जिन्हें किताब की तरह पढ़ना चाहिए? और यदि उन्हें आप किताब की तरह पढ़ते हैं तो उस फिल्म पर कोई उपन्यास क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए? और मैंने प्यासा फिल्म पर उपन्यास लिखा, जिस किताब का नाम है प्यासा चिर अतृप्त दुर्गत। मैंने लगभग 20 किताबें तो लिखी होंगी सिनेमा पर, जिसमें सारी किताबें ही बड़े प्रकाशकों ने छापी, नामी प्रकाशकों ने छापी, उनके कई कई संस्करण हुए, परंतु मैं ये मानता हूं कि मुझे आज तक कोई पुरस्कार नहीं मिला। तो मैं अपनी ये उपलब्धि मानता हूं कि आज तक मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिला, और मैंने किसी को कभी भेजी भी नहीं। एक भी समीक्षक ऐसा नहीं है जिसको मैंने अपनी कभी एक भी किताब भेजी हो, या जिससे कहा हो कि मेरे बारे में कुछ लिखिए। जो लिखा जी। उन्होंने माथे पर, जो नहीं लिखा उन्होंने, उसका भी बहुत शुक्रिया। प्रहलाद परंतु जी, आपने आपने जो सारी बातें कही हैं, मैं उन पर जो है हम लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे। जैसे आपने पुरस्कार वाली बात कही है, या जो आपने अपने विपुल लेखन की बात की है, और सिनेमा को आपने कहा कि भाई किताब की तरह क्यों नहीं पढ़ा जाना चाहिए। ये जो आपकी नई किताब है जन्मशती पंचामृतम, ये किस बारे में है, जरा हमें संक्षेप में बताइए इस बारे में, बहुत संक्षेप में। जन्मशती पंचामृतम, ये दरअसल ऐसा लगता है कि जैसे कोई संस्कृत की किताब हो। हाँ ये हाँ हाँ। मैं देख 1922 से लेके 1925 के बीच में 5 ऐसे महत्वपूर्ण लोग इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने सिनेमा में कदम रखा। उनमें सबसे पहले आए 1922 में दिलीप कुमार साहब, 1923 में सबसे पहले आए शैलेंद्र, उसके बाद आए देवानंद, 1924 में आए राज कपूर, और 1925 में आए गुरदत्त। और सन 2022 से 2025 के बीच में उनकी जन्मशती मनाई गई। राज कपूर की जन्मशती अभी चल रही थी, अब शुरू होने वाली है गुरदत्त की जन्मशती। और 101 साल हुए हैं दिलीप कुमार के लिए, और 101 साल हुए हैं देवानंद के लिए और शैलेंद्र के लिए। ये पांचों इतने महत्वपूर्ण लोग हैं कि जिन्होंने पूरे सिनेमा को हर तरह से प्रभावित किया है। मैंने इन 5 लोगों के आपसी संबंध क्या थे, इन 5 लोगों का सिनेमा में ध्येय क्या है, ये पांचों कैसे आपस में टकराते हैं, इन पांचों की क्या कारगुजारियां हैं, और इन पांचों ने एक दूसरे के साथ एक ही समय में काम करते हुए एक दूसरे को कैसे समृद्ध किया। ये बहुत बड़ी बात है। दिलीप कुमार भी उसी समय काम कर रहे हैं, देवानंद भी कर रहे हैं, और राज कपूर भी कर रहे हैं, और वे एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। उन्होंने कहीं एक दूसरे की टांग नहीं खींची, उन्होंने एक दूसरे को जी समृद्ध किया। और इन सबके साथ थे गुरदत्त, जो इन सबसे भी अलग है। और आप ये देखिए, इस किताब में एक खंड है जिसमें, जिसका शीर्षक है दिलीप कुमार का पवित्र अहंकार। मैं मानता हूं कि दिलीप कुमार का एक अभिनेता की तरह बहुत अहंकारी भाव रहा है। उन्होंने राज कपूर की संगम ठुकराई, उन्होंने गुरदत्त की प्यासा ठुकराई, उन्होंने भी शांताराम की 2 आंखें 12 हाथ ठुकराई, जबकि वो जानते थे ये फिल्में अद्भुत होंगी, इनका बहुत बड़ा नाम होगा, और वो ये भी जानते थे कि इनमें से कोई भी डायरेक्टर मुझे कोई छोटा रोल नहीं देगा, बहुत महत्वपूर्ण रोल देगा। मगर दिलीप कुमार ये भी जानते थे कि यदि संगम में मैं काम करूंगा, यदि मैं प्यासा में काम करूंगा, यदि मैं 2 आंखें 12 हाथ में काम करूंगा, तो यह कहा जाएगा कि दिलीप कुमार को दिलीप कुमार शांताराम ने बनाया, गुरदत्त ने जी बनाया, जी जी ने बनाया। और वो ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और इसीलिए क्योंकि वो सर्वोच्च थे। और चाहे कितनी भी 1956 का साल आप देखिए, 1956 का साल राज कपूर का साल है, राज कपूर की बर्बादी का साल है,
और राज कपूर की आबादी का साल है। राज कपूर की बर्बादी का साल इस तरह कि उनकी 10 साल से चली आ रही, 12 साल से चली आ रही फिर परिचित जोड़ी राज कपूर नरगिस 1956 में समाप्त होती है। परंतु उसी साल उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण 2 फिल्में आती हैं, एक जो उन्होंने नहीं बनाई और एक जो उन्होंने बनाई, मगर वो इनमें से निर्देशक किसी फिल्म के नहीं थे, चोरी चोरी और जागते रहो। जागते रहो में भी राज कपूर को अभिनेता के रूप में स्वीकार नहीं किया इस समाज ने, और राज कपूर को अभिनेता के रूप में उसमें पुरस्कृत विदेशों में जरूर किया गया, मगर हिंदुस्तान में उन्हें ना तो फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जो एकमात्र अवार्ड उस समय था, और ना ही उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो इस तरह की चीजें हमेशा होती रही हैं, और सिर्फ राज कपूर के साथ ही नहीं, सबके जी साथ होती रही। जी परंतु प्रहलाद जी, दिलीप, मैं आपको जी प्रहलाद जी, मैं आपकी बातचीत बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि आपने जो बात कही है उससे आज की हमारी चर्चा का एक सूत्र निकलता है कि जो फिल्म लेखन, जिस तरह के फिल्म लेखन की बात कर रहे हैं, उसमें जो एक संस्मरणात्मक या जो कहना चाहिए कि विवरणात्मक पुट होता है, वो कहीं ना कहीं जो हमारा भारतीय सिनेमा है, जिसको आपने हिंदुस्तानी सिनेमा कहा आपने और ठीक ही कहा आपने, तो उस सिनेमा के दस्तावेजीकरण का काम करता है। और इसी इसी मोड़ पर मैं अजय परमात्मा जी आपके पास आता हूं कि ये जो फिल्म लेखन का, जिस तरह के फिल्म लेखन की बात हम आज कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से महत्वपूर्ण मानेंगे, क्योंकि आप फिल्म पत्रकार भी हैं और आपने वर्षों तक फिल्म पत्रकारिता भी की है, जो कि एक दैनिक पत्रकारिता का काम है, दैनिक अखबार में काम है, आपको खबरें देनी है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कोई फिल्म स्टार क्या कर रहा है, कि फिल्म का क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। और आप फिल्म समीक्षा भी लिखते रहे हैं। और अब हम जब पुस्तक के संदर्भ में बात करते हैं, या कोई एक उसको कहना चाहिए कि एक सीरियस क्रॉनिकलिंग करते हैं किसी ट्रेंड की या पर्सनैलिटी की, तो उसमें फर्क क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि फिल्म पत्रकारिता में और इस तरह के फिल्म लेखन में क्या फर्क है। जो भी प्रहलाद जी बता रहे थे कि भाई दिलीप कुमार का एक पवित्र अहंकार, दिलीप कुमार ने प्यासा फिल्म ठुकराई, दिलीप कुमार ने दो आंखें 12 हाथ ठुकराई, दिलीप कुमार ने संगम ठुकराई, बहुत सारी बातें। और राज कपूर के बारे में उन्होंने कहा कि भाई उस जिस साल उनके उनकी जोड़ी टूटी नरगिस से, उसी साल उनकी बहुत इंपॉर्टेंट फिल्में भी आई। तो ये चीजें जो है, ये तो एक तरह की फिल्म पत्रकारिता का भी हिस्सा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इवेंट्स हैं, और इवेंट्स जो है वो एक अलग तरह से दर्ज होते हैं। लेकिन जब आप किताब में इनको लिखते हैं तो क्या फर्क आ जाता है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा एक आम दर्शक के लिए, क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं, दरअसल वो बात बहुत सारे लोगों के लिए बहुत काम की हो सकती है, और कुछ बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, क्या मतलब है कि हम फिल्म किताबों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपसे मैं समझना चाहूंगा कि कोई दर्शक जो कि फिल्में देखता है और गंभीर फिल्में गंभीरता के साथ फिल्में देखता है, वो उसको पसंद है सिनेमा के बारे में एनालिसिस करना, उसको सिनेमा पर लिखी किताबें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों उनके बारे में भी दिलचस्पी रखनी चाहिए? अजय जी। जी, नमस्कार आप सभी को। और इस मामले में कह सकता हूँ कि मेरा अनुभव दोनों तरफ का है, क्योंकि मैं अखबार से लंबे समय तक जुड़ा रहा और आम पाठकों के लिए आम भाषा में, सरल भाषा में लेख लिखता रहा, उनको समझाता रहा, बताता रहा जो भी जानता हूँ मैं। और फिर मैंने कुछ पुस्तकें भी की, और मेरी हाल फिलहाल की किताब जो इरफान है, वो काफ़ी पाठकों द्वारा सराही गई है, और अभी उसका चौथा एडिशन आ चुका है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। देखिए, अखबार की ज़रूरतें अपनी अलग होती हैं। अखबार की ज़रूरतें ज़्यादातर फ़िल्मों की रिलीज़ से और स्टारडम से कनेक्टेड रहती हैं। कौन-सा एक्टर पॉपुलर है, कौन-सी एक्ट्रेस पॉपुलर है, कौन-सी फ़िल्में रिलीज़ होने वाली हैं, हम उसके तहत ही जानकारियाँ देते हैं। निजी प्रयास से, अपने सहयोगियों के प्रयास से मैंने ये कोशिश की कि उनको एक ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए, उनके थोड़ा-सा सामाजिकी की बात करते हुए, मैं उन फ़िल्मों पे बात कर सकूँ। इसलिए शायद मैं पत्रकारिता में थोड़ी-सी अपनी अलग जगह बना सका और थोड़ा अलग-सा मटेरियल लोगों को दे सका, जो बाद में लोगों को बहुत पसंद आया। जहाँ तक रही बात किताबों के लिखने की, किताबें लिखने में यहाँ संयोग की बात है कि पारख साहब हैं, अग्रवाल साहब हैं, रंजीत सिंह हैं, ये सारे लोगों ने बहुत व्यवस्थित तरीके से थीमेटिक लेखन किया है। और किताबों के लिखने में ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस थीम, चाहे वो व्यक्ति पर ही केंद्रित क्यों ना हो, व्यक्ति केंद्रित भी लेखन हो सकता है, जो प्रहलाद जी ने कहीं-कहीं किया। खुद
शैलेंद्र पर जो किताब आई है वो इस रंग की किताब है जो व्यक्ति केंद्रित है, लेकिन व्यक्ति केंद्रित होने के साथ साथ उसमें हर तरीके के पहलू पे विचार किया गया, उनके समय पे विचार किया गया है। और किताब लिखते समय और अखबार के लिए लिखते समय सबसे बड़ा फर्क यही आता है कि पूरा संदर्भ, उसके दूसरे आयाम, उस व्यक्तित्व या उस घटना या उस परिस्थिति के तमाम पहलू जब लेखक लिख रहा होता है तो उन पर विचार कर रहा होता है और फिर डिपेंड करता है कि लेखक की अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी राजनीतिक, सामाजिक और फिल्मों की समझ कैसी है, उनके आधार पर वो चीजें कैसे तैयार करता है। आज आपके साथ जितने तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं उसमें 80% अंग्रेजी की किताबों की दिखाई पड़ रही है। माफ करें, आपके यहाँ भी मेहनत नहीं की गई है। अगर आप चाहते तो और भी हिंदी की किताबों के कवर यहाँ पे दिखाए जा सकते थे। तो ये और यही पॉपुलर विजन है लोगों का। लोगों का ये मामला है कि किताबें तो अंग्रेजी में ही लिखी जाती हैं, हिंदी में कोई किताब नहीं लिखी जाती है। हिंदी वाले तो लेखक ही नहीं है, उनको लिखना भी नहीं आता है। और ये इतना कड़वा अनुभव है कि पिछले 30 सालों से जब मैंने पहली बार कोशिश की, किसी प्रकाशक से कहा कि मैं एक थीमेटिक किताब लिखना चाहता हूँ 90s के ऊपर, खास करके जो तीनों सूरज बड़जात्या, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर की फिल्में आई थी, जिससे एक ट्रेंड बन रहा था जो बाद में अप्रवासी सिनेमा के तौर पर डेवलप हुआ। तो मैंने कहा अजय छोड़िए, ये सब कौन पढ़ता है, अगर आप रेखा पर एक किताब लिख सके तो बहुत अच्छी बात होगी। और रेखा पर किताब लिखने का मेरा कोई इरादा नहीं है, आज भी नहीं है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि किताब तभी आप लिखें जब किताब के विषय में आपकी रुचि हो। जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति से आप मिले हों। प्रहलाद जी ने जैसे कहा, राज कपूर पर किताब लिखी, राज कपूर से वे मिले नहीं थे, लेकिन लिखने के लिए जरूरी नहीं है कि व्यक्ति से, उसके काम से आपकी मुलाकात है कि नहीं। अगर उसके काम से मुलाकात है, उसके काम के प्रभाव को आप समझ रहे हैं, कमियों को समझ रहे हैं, खूबियों को समझ रहे हैं, तो आप किताब लिख सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हिंदी में ज्यादातर किताबें, 70 से 80% किताबें संकलन है, जो विभिन्न लेखकों ने अलग अलग समय पर अलग अलग पत्रिकाओं के लिए, पत्रों के लिए लेख लिखे हैं। और ये ठीक वही है जैसे कविता का संकलन होता है, जैसे कहानी का संकलन होता है, वैसे ही फिल्मी लेखों का संकलन हो जाता है। तो इसमें मेरे इसमें खुद गलत एक क्या दो है? संकलन वैसे इस, इस, इसमें हैं। इसमें जी इसमें नहीं नहीं है। मैं अजय जी, मैं चूंकि आपने बात छेड़ी है, मान लीजिए जैसे कविता का हाँ संकलन, कविता संग्रह होता है, तो कविता संग्रह तो भाई कोई बुरी बात नहीं है, या कहानी संग्रह भी कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर अगर फिल्मों पर लेखों का संकलन किसी ने करा है तो इसमें गलत क्या है, इसमें बुरा क्या है? मतलब मैं आपकी नहीं, बात से बिल्कुल बात बुरा नहीं निकाल रहा है। हूँ, मुझे कोई हाँ इससे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, इससे कोई आप मेरी बात समस्या पूरी नहीं सुन है। लीजिए। नहीं नहीं, जी। मैं बिल्कुल बुरी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात इसलिए नहीं है कि अगर आप एक थीम चुनते हैं, जैसे पारक साहब किताब लिखते हैं, हाँ, जैसे शैलेंद्र में किताब आती है, तो आपने एक विषय चुना, फिर आपने लेखकों को आमंत्रित किया, फिर सबको जुटाया, फिर आपने एक मेहनत की। यहाँ क्या होता है कि तात्कालिक जरूरत के हिसाब से आप पत्रिकाओं के लिए लेख लिखते हैं। आपके पास कोई थीम नहीं है कि आप एक थीम के आधार पर सारे लेख लिख रहे हैं। आपने यत्र तत्र सर्वत्र जो भी छपा हुआ है उसको इकट्ठा किया और किताब छाप दी। क्योंकि सबको ही किताब छाप रहा है तो आपकी भी किताब आ गई। उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे और निचोड़ेंगे उसको, तो सत्व के तौर पर कुछ भी नहीं निकलता है। इसलिए दिक्कत है। अगर वही किताब लेखों का ही संकलन हो, लेकिन अगर वो एक सोच पर आधारित हो और पूरे योजना के तहत लिखी गई हो, तो बहुत स्वागत है उसका, लिखा जाना चाहिए। ऐसा भी प्रवृत्तिगत किताबें लिखी जाती हैं, और अंग्रेजी में तो बहुत बड़ा चलन है इसका कि आप कोई स्टार चुन लें। कोई 70s पे किताब आई है ना अभी, किताब कैसी है, अच्छी है, बुरी है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं ना, लेकिन एक किताब आई है जो 70s की बात करती है। वैसे ही 90s में किताब हो सकती है। 21st सेंचुरी पर, पिछले 25 सालों पर लम्ही का अंक बहुत अच्छा निकल रहा है, वह एक पूरी किताब बन सकती है। तो इस तरह की किताबें बन सकती है, लेकिन हिंदी में प्रकाशकों के घालमेल से, प्रकाशकों की लापरवाही से, और तुरंत बिक जाए, सेलेबल हो किताब, सेलेबल किताब की डिमांड की वजह से किताबें नहीं लिखी जा सकी है। दूसरा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्वेस्टमेंट। कही है।
आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात अरे कही है जो आप कह रहे हैं। सुनिए अजय जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, सॉरी। जी एक जी और बात, जो जी जी किताब लिखने में एक इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट न कोई संस्था करती है, न कोई प्रकाशक करता है। इसकी वजह से किताबों पर, जैसा कि अंग्रेजी में व्यवस्थित लेखन होता है, वैसा लेखन हिंदी में नहीं हो पाया है, नहीं हो पाता है। मैं चलते चलते तमाम संस्थाओं से जो मीडिया पढ़ाते हैं, जहाँ पे मीडिया पर लाखों खर्च होता है सेमिनार के नाम पर, मैं सबसे आग्रह करता रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, कि आप एक सेमिनार कैंसिल कर दीजिए। उस सेमिनार पर खर्च होने वाले 15 लाख रुपए आप लेखकों पर लगा दीजिए और एक दो किताब ले आइए। आपकी संस्था का भी नाम होगा, आपको संस्था की रॉयल्टी मिलेगी और आप एक बड़ा काम कर देंगे, एक नई सूत्रपात कर देंगे। जी जी। आपने कुछ बहुत ही दिलचस्प बिंदु उठाए हैं। आपने सेलिब्रिटी का सवाल भी उठाया, आपने हिंदी वर्सेस अंग्रेजी का सवाल भी उठाया है और वो सारे के सारे जो मुद्दे हैं या जो पॉइंट्स हैं, वो आज की चर्चा से जुड़े हुए हैं और उन पर हम क्रमानुसार बात करने के प्रयास भी करेंगे। इंद्रजीत जी, आपके पास आता हूँ। जो बात अभी अजय जी कह रहे थे और जिस पर मैंने उनको टोका भी कि भई अगर कोई संकलन कर रहा है, मान लीजिए आप शैलेंद्र पर कोई किताब लिख रहे हैं और या किसी भी व्यक्ति पर आप कोई किताब लिख रहे हैं। मान लीजिए गुरुदत्त का जन्म शताब्दी वर्ष चला और गुरुदत्त पर एक किताब आप लिखते हैं, तो गुरुदत्त की जो प्रतिनिधि फ़िल्में हैं, उन पर समय-समय पर लिखे गए लेखों का अगर आपने संकलन किया, तो क्या वो जो है वो कोई एक ऐसी किताब बनेगी जिसके बारे में कहा जाए कि नहीं, ये जो संकलन की जो आप अजय जी ने कहा कि इसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता, तो इस पर भी आपका क्या राय होगा? दूसरी बात ये कि ये जो बात हिंदी वर्सेस अंग्रेजी की उठाई है अजय जी ने, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अजय जी कह रहे हैं कि भई अंग्रेजी में बहुत व्यवस्थित लेखन होता है, तो हिंदी में अगर नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए कौन दोषी है? लेखक दोषी है या प्रकाशक? आप सिर्फ प्रकाशक पर दोष डालेंगे कि वो अच्छी किताबें छाप नहीं रहे। सेलिब्रिटी का सवाल उठाया अजय जी ने अभी, तो किताबें तो हिंदी में बहुत तरह की लिखी जा रही है, लेकिन कहना चाहिए सेलिब्रिटी का रोना बहुत सारे लोग रो रहे हैं, और वो चाहे वो सिनेमा की बात हो, चाहे वो साहित्य की बात हो, कविता, कहानी या और तरह की किताबों की बात हो। तो ये जो चीज़ें हैं, क्या ये कहीं न कहीं, चूँकि हम सिनेमा के फ्रेमवर्क में ही बात कर रहे हैं और अपनी बात को मैं उसी पर लाना चाहूँगा बार-बार, कि ये जो सिनेमा पर लेखन है, इसको हम क्यों इतना इम्पोर्टेंस दें? मैं दर्शक की तरफ से भी कुछ सवाल पूछना चाहूँगा ना। दर्शक दर्शक जो कहेगा मैं भाई 3 घंटे फ़िल्म भी देख रहा हूँ और उसके बाद में आप कहीं चाहते हैं कि मैं फ़िल्म पर लिखी हुई किताब भी पढूँ, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं मुझे किताब पढ़वाना? तो मैं इंद्रजीत जी उस सवाल का जवाब आपसे निकलवाना चाहता हूँ। प्लीज़। नमस्कार अमिताभ जी, आदरणीय पारक साहब, अजय जी, प्रहलाद जी, नंदिता जी और इस चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। अभी अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक सेमिनार होना चाहिए, वो संस्थान कोई कराए। मेरा तो सुझाव है कि साहित्य अकादमी को ये पहल करनी चाहिए। हालांकि मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो शैलेंद्र वाली किताब है, भारतीय साहित्य के निर्माता शैलेंद्र, जो साहित्य अकादमी ने मुझसे लिखवाई और लोकार्पण भी संयुक्त रूप से हुआ, तो उसमें जावेद अख्तर साहब चीफ गेस्ट थे, असगर वजह साहब साथ में थे और नरेश सक्सेना थे, प्रहलाद जी भी मौजूद थे। तो उन्होंने जावेद अख्तर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। वो बोले कि मैं साहित्य अकादमी को, क्योंकि उसके अध्यक्ष भी मौजूद थे माधव कौशिक साहब, मैं बधाई देता हूँ कि आपने शैलेंद्र पर, जो सिनेमा के एक बड़े कवि, उन पर आपने किताब छापी। और मुझे लगता है कि अब साहित्य अकादमी पहले से ज्यादा मैच्योर हो गया है। तो वो उन्होंने व्यंग्य में कहा कि सिनेमा और साहित्य के बीच जो दूरी बनी हुई है वो नहीं होनी चाहिए। और तो मेरा भी ये सुझाव है कि जो अजय जी ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही है, कि जो विश्वविद्यालय हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, उनको बिल्कुल 1 दिन 2 दिन का कार्यक्रम करना चाहिए सिनेमा पर। और उसमें जो अच्छे लेख आते हैं, जो प्रोफेसर के, इवन जो रिसर्च स्कॉलर हैं, इवन जो विद्यार्थी उनके जो बहुत अच्छे लेख हैं, उन सबको संकलित करके वो किताब आए, तो सिनेमा पर एक गंभीर किताब, जैसे हिंदी में नहीं मिलती है, कम है। हालांकि मैं ये मानता हूँ पिछले 5-6 सालों में बहुत ज्यादा चेंज आया है और सिनेमा पर बहुत अच्छी किताबें आ रही हैं। हालांकि शुरुआती बात करें तो आदरणीय पारक साहब हैं, प्रहलाद जी हैं, इन लोगों की किताबें तो पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। अजय जी की बहुत सी किताबें हम अपने विद्यार्थी जीवन के बाद तो नहीं, लेकिन उसके बाद, मतलब आज जब मैं शिक्षक बना, मैंने अजय जी की बहुत सी, हालांकि वो मेरे लगभग आसपास की उम्र की हैं, लेकिन इनकी बहुत सी किताबें हमने पढ़ी हैं, बहुत अच्छी किताबें। तो मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से ये है कि जो हिंदी में किताबें निश्चित तौर पर पहले कम थी, लेकिन अब ये जो
गैप है धीरे धीरे कम हो रहा और अनुवाद भी लगातार अच्छे हो रहे हैं। जैसे सतीश राय की किताब जो है, एक मेरे पास भी यहाँ रखी हुई, विषय चलचित्र नाम से ये किताब है मेरे हाथ में। इसमें सतीश राय के बहुत से जो उन्होंने लेख लिखे थे अखबारों के लिए, वहाँ की लोकल मैगजीन के लिए या राष्ट्रीय मैगजीन के लिए, वो बाद में सारे लेखों को इकट्ठा करके बहुत अच्छी किताब हिंदी में जो द्विवेदी साहब हैं, उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। तो मेरा ये भी मानना है कि जो सिनेमा पर अंग्रेजी की अच्छी किताबें हैं उसका हिंदी में और तमाम दूसरी भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद होना चाहिए। और ये अनुवाद की जिम्मेदारी साहित्य अकादमी अगर नहीं भी लेती है तो ऐसे बहुत सी जो संस्थाएं हैं सिनेमा से जुड़ी हुई, उनको इवन सिनेमा के जो बॉम्बे के लोग हैं उनको खुद पहल करनी चाहिए, जो उनका एसोसिएशन बना हुआ है। और सिनेमा पर बहुत पहले तो निश्चित तौर पर बहुत कम थी। अब आप देखिए कि मोनोग्राफ की जो बात आई, मेरा मोनोग्राफ शैलेंद्र पे आया है, तो मैंने उनसे पूछा भी था कि भाई फिल्मी कवियों पर, गीतकारों पर कितने मोनोग्राफ हैं, तो उन्होंने कहा कि केवल एक तो कैफी आजमी साहब पर उर्दू में लिखा गया, लेकिन उसका आजकल देखिए हिंदी में आज तक नहीं आया। तो ये भी एक बड़ी कम है कि पहल नहीं हो पा रही है। हालांकि मुझे खुशी हो रही बताते हुए कि मेरे इस मोनोग्राफ के तीसरा एडिशन भी आने वाला है 2 साल 1.5 साल के अंदर ही, और इसका 5 भाषाओं में अनुवाद भी अभी हो रहा है। मुझे सूचना मिली 5 भाषाओं में वो अनुवाद भी कर रहे हैं, मराठी, मलयालम, तमाम दूसरी भाषाओं में इसका, शैलेंद्र वाली किताब का। तो ये एक बड़ी जो उपलब्धि है कि सिनेमा जो है पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए। और अब मैं ये भी मानता हूँ कि शाहिर साहब का एक गीत भी पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, और शैलेंद्र साहब का तो क्लास 10th में ही जो एक पाठ्यक्रम में एक निबंध लगा हुआ तो प्रहलाद जी का लिखा हुआ है। और पारख साहब की बहुत सी जो लेख हैं वो बहुत से पाठ्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। तो सिनेमा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए। और विष्णु खरे जी का मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम, उन्होंने लिखा सिनेमा पढ़ने के तरीके। अब सिनेमा देखना होता है, लेकिन देखिए उन्होंने उसका टाइटल ही क्या रखा है, सिनेमा पढ़ने के तरीके। और बहुत से लेख लिखे उन्होंने, और उन्होंने राज कपूर पे लेख लिखा, उन्होंने तीनों गायकों पे लेख लिखे हैं, और बहुत अच्छे, लता मंगेशकर पे लेख लिखा, मोहम्मद रफी पे लेख लिखा, मुकेश साहब पे लेख लिखा। तो सिनेमा की जो बड़ी हस्ती उन पर भी लिखा। मैं और बताना चाहता हूँ अमिताभ जी कि लता जी के ऊपर बहुत सी किताबें आई, तो बहुत अच्छा काम हुआ है। लता जी भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है सिनेमा की, क्योंकि मैं मानता हूँ कि गीतों में जो गायकी है, उस गायकी को, मतलब मैं अक्सर कहता हूँ, मैं हर बार कहता हूँ कि किसी भी फिल्मी गीत की कामयाबी जो होती है वो 4 चीजों पर निर्भर करती है कि मानिकेज अल्फाज होते हैं, सुरीला साज होता है, मधुर आवाज होती है, और पर्दे पर अभिनेता और अभिनेत्री का अभिनय का अंदाज भी उस गीत को बहुत ऊंची परवाज देता है। और उसी वजह से तो आशा भोसले ने भी बात कही थी जब एक बार इंटरव्यू उनका लिया गया दूरदर्शन पे कि आप मानती हैं, आप ये बताएं कि आपको कब लगा कि आप बहुत स्टार गायिका बन गई हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 1957 में जो नया दौर आई थी उसके गाने बहुत लोकप्रिय हुए थे, मुझे उसके बाद एक स्टार जैसा दर्जा मिला। और उसमें उन्होंने ये भी कहा, देखिए उनकी ईमानदारी है, बहुत एक अच्छी बात थी, करीब मैं ये भी मानती हूँ क्योंकि उसमें बहुत बड़े फिल्म के लोग जुड़े हुए थे, बी.आर. चोपड़ा, और पर्दे पर वैजंती माला और दिलीप साहब का जादू भी था। तो इसकी वजह से, ओ.पी. नैयर के म्यूजिक की वजह से भी वो फिल्म हिट हुई। लेकिन पर्दे पर जो दिलीप साहब वैजंती जी की वैजंती माला की जोड़ी थी, उसकी वजह से भी उन गीतों के ऊपर असर पड़ा। तो मुझे लगता है कि जो सिनेमा पर चलताऊ किताबें तो बहुत हैं, लेकिन अगर गंभीर किताबें, जैसे राज कपूर के ऊपर बहुत अच्छी जीवनी जो प्रहलाद जी ने आज से करीब देखिए 35-37 साल पहले लिखी, आदि दादा फसाना, जिसको राज कपूर साहब ने खुद पढ़ा, और वो प्रहलाद जी की बड़े आशिक थे इस बात के लिए, इनसे फिल्म भी लिखवाना चाहते थे, एक फिल्म अपनी फिल्म के लिए, एक पटकथा के लिए मैं इनको इन्वाइट किया, और उसका एक अंश जो पाठ्यक्रम में भी लगाया गया है। तो ऐसी गंभीर किताबें जो हैं, अब पारख साहब का जो बहुत अच्छी सिनेमा पर किताबें हैं, मैं मानता हूँ कि इनका भी जो काम है बहुत अच्छा है। लेकिन है कि अभी भी ये एक पहल होनी चाहिए कि साहित्य के जिस तरह से सिलेबस बनाया जाता है, सिनेमा को भी सिलेबस बनाना चाहिए। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा का अभी मेरे पास फोन आया था, वहाँ के कामराज जी का, तो वो बता रहे थे कि सर हम इस बार गीतों को फिल्मों में शामिल कर, फिल्मी गीतों को पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, तो आपकी शैलेंद्र वाली किताब का कुछ हिस्सा लगा रहे हैं, तो आपकी अनुमति चाहिए। मैं बिल्कुल अनुमति है। और मैंने बल्कि और 2-4 किताबों के नाम भी बताया। प्रसून जोशी की किताब जो गीतों पे आई है, डूब के सिक्के, बहुत बढ़िया किताब है। और गुलजार साहब की तो बहुत सी सारी किताबें गीतों पे आई, जावेद साहब की आई हैं, शैलेंद्र जी के गीतों का संकलन अब आने ही वाला है। तो ये सारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनने चाहिए।
और अजय जी की बात को बिल्कुल समर्थन करता हूं कि इसकी पहल सरकार और समाज दोनों के द्वारा होनी चाहिए। सिनेमा के बारे में लोटार्ड लुस्से ने कितनी सुंदर बात की, जो विदेशी जर्मन व्यक्ति जो है, वो कहता है कि सिनेमा जो है भारत का 5वां वेद है। 4 हमारे वेद होते हैं, सिनेमा 5वां वेद है, यानी उसकी भूमिका भी जो है। और मैं मानता हूँ, ये अक्सर कहा जाता है कि हिंदुस्तान में 3 चीजें बहुत लोकप्रिय, एक तो सिनेमा, एक राजनीति और एक क्रिकेट। और इन तीनों में से किसी ना किसी का एक व्यक्ति जरूर फैन होता है, और कई तो तीनों होते हैं और कई तो 2 में कम से कम होते हैं। सिनेमा तो लगभग सभी मैं मानता हूं। अब गांधी जी को छोड़ दीजिए, उस जमाने की बात अलग थी, हालांकि आज गांधी जी होते तो वो भी शायद देखते, तो वो थोड़ा लोग कम देखते थे। पहले जमाने में तो सिनेमा देखना उतना अच्छा नहीं माना जाता था। और प्रहलाद जी तो एक बार सुना रहे थे कि उनके टीचर्स सिनेमा दिखाने ले गए और वहाँ एक सीन देख करके उन्होंने वहीं सिनेमा बंद करवा दिया और सिनेमा मालिक को गाली गलौज करते वापस लौट आए कि कैसी फिल्म देखने में आए। तो वो जमाना अलग था, आज से 50 साल पहले का। लेकिन अब चीजें बदल रही, अब तो OTT का जमाना है जहाँ पर सेंसर की उन्हें चीजें भी आ रही हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत ये एक सुझाव है कि साहित्य अकादमी जैसी तमाम जो संस्थाएं हैं पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर, उनको भी सिनेमा के ऊपर सेमिनार करने चाहिए। और जो अच्छे लेख बनते हैं, अब आप देखिए कितना दुर्भाग्य है कि पाथेर पंचाली, जिसको दुनिया की बेस्ट 100 जो फिल्मों का एक श्रृंखला जारी की साइट एंड साउथ की तरफ से सर्वे हुआ है, और पिछले 50 सालों से अब आप देखिए वो आज भी उसका नंबर शायद 43 है। पूरी दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ 100 फिल्में मानी गई हैं ऑल टाइम, उसमें उसका नाम है। लेकिन अब आप देखिए, और उसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उसका हिंदी में डबिंग आज तक नहीं। आज तक आप देखें कि वो केवल बांग्ला में है और इंग्लिश सब टाइटल है। ऐसी फिल्मों की मैथिली में भी है। अजय जी कह रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ कि इस पे, लेकिन होनी चाहिए और तमाम भाषाओं में होनी चाहिए। हिंदी में तो अब तक तो नहीं थी, पिछले साल तक तो नहीं थी। इस साल अजय जी कह रहे हैं तो मान रहा हूँ कि होनी चाहिए। मैथिली में है, मैथिली कह रहा हूँ मैं, हिंदी नहीं, मैथिली। मैथिली मैंने देखा है, वो नितिन चंद्रा जी ने बनाई है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मन है कि मैं इसको हिंदी में उसका ट्रांसलेशन जैसे डबिंग कराएं और उसको हिंदी के जो स्कूलों में दिखाई जानी चाहिए उसको। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसका हिंदी में डबिंग हो और इसके अच्छे से बांग्ला से हिंदी में पहले अनुवाद ढंग से हो और उसको बनाया जाए, उसकी फिल्म की डबिंग हो, तो तमाम विद्यालयों विश्वविद्यालयों में दिखाई जानी चाहिए। बहुत धन्यवाद इंद्रजीत जी, बहुत धन्यवाद जी। आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। मैं रंजीता जी आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि जो बात इंद्रजीत जी ने कही कि सिनेमा स्टडीज को या सिनेमा पर लेखन जो है उसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। क्योंकि आप तो अध्यापन के कार्य से जुड़ी हुई हैं और सिनेमा में भी दिलचस्पी रखती हैं, तो इस पर आपकी राय मैं जानना चाहूंगा। और जो सवाल मैंने शुरू में उठाया था उस पर भी आपकी राय जानना चाहूंगा कि फिल्मों पर किताबें लिखने का जो ये क्रम है, जो जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, आम दर्शक के लिए इसको क्यों जरूरी माना जाए? संक्षेप में अपनी राय रखिए प्लीज। जी नहीं, पहला प्रश्न जो आपने रखा है मैं उसके उत्तर पहले देनी चाहूंगी कि सिनेमा को लेकर अभी जैसे मैं इतिहास पढ़ाती हूँ मेरी विश्वविद्यालय में, हमने तो अभी हिस्ट्री ऑफ सिनेमा ये सिलेबस में रखी है। तो अभी इसका जो सिलसिला है ये शुरू की है हम लोगों ने, बहुत जगह पे है, काफी, मतलब कल्याणी में है, सिद्धू कानू में है, विद्यासागर में है। और ये बस हाल ही में 2 साल, मतलब 1-2 साल में ऐसा हुआ है कि हम लोग ने सिलेबस की रिवीजन चल रही है। फिर जब भी बोर्ड ऑफ स्टडीज के मीटिंग्स हो रहे हैं, जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं, जो लोग सिनेमा को लेकर ही लेख लिख रहे हैं बहुत दिनों से, और ये जरूरी है मेरे ख्याल से। हाँ, आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स कैसे लेते हैं इसको। स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स फिल्म नहीं देखते ना, स्टूडेंट्स यूट्यूब सर्च करके थोड़े ये वो देख ले, फिर सिनेमा के बारे में अबाउट द फिल्म उनको मिल जाता है, वो चाहे विकिपीडिया हो, वो जहां से भी हो। मैंने अपना डिसर्टेशन करवाया है स्टूडेंट्स लोगों से, मास्टर्स के स्टूडेंट्स से, तो 1 या 2 को छोड़ के मतलब 24 लड़के थे, 24 लड़के लड़कियां, 23 लोगों का लिखा मुझे लगा कि यहाँ वहां से कॉपी वॉपी करके, तो इनमें वो पता नहीं, अभी ये टेस्ट इनमें ग्रो करवाने के एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो भी हम लोगों पे होता है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे जादवपुर में ये डिफरेंट है, जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता में जो है
इनका खुद का आपको पता होगा कि फिल्म स्टडीज डिपार्टमेंट है, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी में हाल ही में हम लोगों ने मास कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज जिसका डिपार्टमेंट इंचार्ज भी मैं ही हूँ, मार्च में मुझे मिली है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हम कोशिश कर रहे हैं, बात यह है कि हम एक कोशिश, लेकिन शुरुआत है, अभी अभी बिल्कुल शुरुआत है। लेकिन एक लड़की ने चित्रांगदा के ऊपर, जो चित्रांगदा आपको पता होगा कि टैगोर के जो फेमस डांस ड्रामा, उसके ऊपर ऋतुपर्ण घोष ने एक फिल्म बनाई थी जो कि उनका कुछ बायोग्राफिकल फिल्म भी था। तो उसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग एक डिसर्टेशन की है उसने, ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअलिटी, बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत सटल, बहुत सारे शेड्स है। तो वो कोशिश की है वो उसने लिखने की, लेकिन ऐसा चर्चा, मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि ये शुरू हुई है, इसका एक शुरुआत अभी अभी हम एकेडमिक्स में हुई है। अभी आपका जो दूसरा प्रश्न था वो था कि साधारण लोगों के लिए ये क्यों जरूरी है। नहीं, एक तो जैसे फिल्मों के बारे में पढ़ना लोगों को पसंद है, पहले से ही है। हिंदी में बहुत सारे पत्रिकाएं हैं, अंग्रेजी में काफी सारी है, बांग्ला में तो आनंद लोक है यहाँ पर, वो तो लोग पढ़ते हैं। अभी जो एकेडमिक पार्ट है इसका, शायद लोगों का वो टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, जार्गन्स इतनी पता नहीं है। इसकी जरूरत होने से तो वो, मैं जो कह रही हूँ कि वो अवेयरनेस, और लेकिन ये अभी हाल ही में ये सब जो इतनी सारी किताबें हैं, मुझे पता है इरफान खान के ऊपर अजय जी ने लिखी है, बायोग्राफी के ऊपर कितने सारे फास्ट काम हो रहे हैं, बायोग्राफीज को लेकर हो रहे हैं। फिर जैसे आपने कहा कि संकलन करके हो रहे, उस बिना संकलन के, मैं अपना एक बांग्ला में एक किताब और अंग्रेजी में एक लिख रही हूँ, जो मेरा अभी इरादा है कि हिंदी में उसका अनुवाद किया जाए। तो एक है कि कोटिजन के ऊपर फिल्म में उन लोगों को जैसे दिखाया गया है, मुस्लिम कोटिजन, और दूसरी है हिंदी सिनेमा विद बंगाल कनेक्शन। ये मैंने बताया था आपको प्राइमर से। तो इसमें तो चैप्टराइजेशन डाली हुई है, लेकिन अगर ये चैप्टराइजेशन ना भी होता था, जैसे सर ने अभी बताया कि सत्यजीत रे के वो जो किताब, फिल्म आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, फिर विषय चलचित्र, उनका जो यहाँ वहाँ जो आर्टिकल्स थे वो सबको एक साथ कंपाइल करके वो निकाले थे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो मैं वही कह रही हूँ, मैं आज का आलोचना मुझे बहुत बहुत दिलचस्प लगा, बहुत अच्छा लगा कि और एक चीज जैसे आए कि हम लोग अपना पैशन जिस पे है उसी पे काम करनी चाहिए। जैसे रेखा जी के ऊपर सर को किताब लिखने की बात हुई थी, रेखा जी के ऊपर हम लोगों ने एक छोटा सा पॉडकास्ट की थी कुछ दिनों के लिए। अभी सोचे थे कि कुछ लिखेंगे, लेकिन वो बात बनी नहीं, 2-3 साल पहले की बात है। यासिर अब्बास का शायद एक किताब है उनके ऊपर, जिन्होंने भी खुद ऐसा कहा कि नहीं मुझे यासिर उस्मान नाम है उनका, यासिर उस्मान, सॉरी। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद उनको इतनी इंटरव्यू लेने का या क्लोज प्रॉक्सिमिटी में उनको देखने की चांस वैसे नहीं मिली है। तो बात यह है कि सिनेमा को लेकर जिनका पैशन है, और फिर राज कपूर का हिंदी किताब मैंने नहीं पढ़ी, बट बानी रूबेन का किताब बिल्कुल पढ़ी हुई हूँ। हाँ, और बहुत सारे बायोग्राफीज को लेकर तो काफी सारे काम हो रहा है मेरे ख्याल से। जी, धन्यवाद नमिता जी, धन्यवाद। आपने जो बात कही है, जी मैं समझ गया, कोशिश करेंगे। जी पारक साहब, आपके पास आता हूँ। बातचीत के आखिरी हिस्से में हम आ गए हैं, और आपकी टिप्पणी जो है वो इस लिहाज से मैं जाना, अभी रंजा जी अपना माइक ऑफ करिए प्लीज। हाँ, कि आपकी बातचीत, आपका जो पक्ष है मैं जानना चाहूंगा पारक साहब। जो सवाल मैंने शुरू में उठाया था उसका अभी तक मुझे कोई जवाब इस नाते नहीं मिल पाया कि भाई मैं एक दर्शक हूँ, मैं फिल्म देखता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, XYZ सबकी फिल्में देखता हूँ, हॉलीवुड, बॉलीवुड सब देखता हूँ। मुझे उन फिल्मों पर किताब क्यों पढ़ना चाहिए? क्या ये सिर्फ जो है वो एक इतिहास के दस्तावेजीकरण का मामला है? जैसे कि आप इतिहास लिखते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, जो कि वो हमारे कोर्स में हमको पढ़ना पड़ता है, या हमारे कहना चाहिए कि जनरल दिलचस्पी का विषय है। सिनेमा वाले दर्शक का सिनेमा पर किताब पढ़ना क्यों जरूरी होना चाहिए? क्या ये एक समाज के संस्कृताइजेशन का मामला नहीं है? क्या इस लिहाज से इसको नहीं इम्पोर्टेंट दिया जाना चाहिए कि हाँ भाई, एक समाज जो है वो कैसे अपने सिनेमा के साथ साथ अपने संस्कृतिकरण की यात्रा तय करता है, उसको देखने के लिए जो विश्लेषक जो उपकरण लगाते हैं, आप जैसे लोग या प्रहलाद जी जैसे लोग जो कि हिंदी में इतनी गंभीर किताबें लिख रहे हैं लगातार कई दशकों से,
उनका जो प्रयास है वो ये कि दर्शकों को वो ये बताएं समझाएं कि हिंदी सिनेमा अपने विकास के सफर में किस किस तरह के पड़ावों से गुजरा है और क्यों गुजरा है, क्यों ऐसा है कि जैसे मैंने पहले कहा कि भाई आतंकवाद पर फिल्म में मुसलमान जो है अचानक हीरो से विलन हो गया, या जो है कहीं कोई ऐसी बात आ गई कि साहब पारिवारिक सिनेमा जो है उसका पूरा रंग ढंग बदल गया। राष्ट्रीय की फिल्में जो है पहले वो जो फिल्म बनती थी नदिया के पार, वही बन के हम आपके कौन बनकर आ गई। तो कैसे ये क्यों हुआ, क्या कारण था? इन चीजों को समझने के लिए जो आप लोग प्रयास करते हैं, क्या दर्शक के लिए वो जरूरी नहीं है समझना, खासतौर से हिंदी के दर्शक के लिए? क्योंकि हिंदी पट्टी का जो एक कहना चाहिए सामाजिक मानस है दर्शक का, वो बिल्कुल अलग तरह का है। जैसे अजय जी ने बात कही अंग्रेजी वर्सेस हिंदी की बात उन्होंने उठाई थी, और उन्होंने सेलिब्रिटी की बात भी उठाई थी। उन्होंने कहा अंग्रेजी में बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है, लेकिन हिंदी में उतना अच्छा प्रयास नहीं होता है। आप इन सवालों के बारे में क्या कहेंगे पारक साहब? सभी को नमस्कार। आपने थोड़ा समय मुझे दिया है, शायद 5-10 मिनट। देखता हूँ, ऐसा है कि जब मैंने 1980 के आसपास लिखना शुरू किया था सिनेमा पर, उस समय हिंदी में 2 तरह का सिनेमा पर लेखन हो रहा था। एक तो पॉपुलर सिनेमा की तरह पॉपुलर लेखन, जिसमें माधुरी, फिल्म फेयर, सुषमा, ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं थी जिसमें बहुत कुछ छपता था और लोग पढ़ते भी थे। पहली बात तो यह है कि सिनेमा के बारे में सिनेमा के दर्शक हमेशा जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं 2 चीजों के लिए। एक तो यह है कि सिनेमा एक पॉपुलर माध्यम है, इसलिए उसमें जो अभिनेता काम करते हैं, अभिनेता अभिनेत्रियां, उनके प्रति उनका एक रागात्मक संबंध बन जाता है, और इसलिए वो उनके अच्छे बुरे के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, और इसलिए उसकी हमेशा खपत रहती है, और मैं नहीं समझता कि वो कोई बहुत बुरी बात है। दूसरी तरह का लेखन वह होता है जो पॉपुलर सिनेमा से अलग तरह की जो फिल्में बनती है उसके बारे में लिखना। जैसे अगर आप दिनमान पत्रिका उस जमाने की याद करें तो दिनमान पत्रिका में नेत्र सिंह रावत लिखा करते थे, विनोद भारद्वाज लिखते थे, और भी कई लोग लिखते थे। वो आमतौर पर जो पॉपुलर सिनेमा है उससे इतर जो सिनेमा था, जो पैरेलल सिनेमा था या न्यू वेव सिनेमा था, उसके बारे में लिखते थे। हिंदी के भी, और हिंदी से इतर बंगला फिल्में, मलयालम फिल्में और विदेशी फिल्में, उनके बारे में लिखते थे, और उनके अपने पढ़ने वाले भी होते थे। तो ये मैंने हमेशा महसूस किया है कि जैसे साहित्य पढ़ने वाला, साहित्य का उपन्यास, कहानियां पढ़ने वाला भी साहित्य के बारे में, साहित्यकारों के बारे में पढ़ना चाहता है। कम होती है संख्या उनकी, लेकिन वो पढ़ते हैं और पढ़ना चाहते हैं, और इसलिए पत्रिकाएं निकलती है। पत्रिकाओं में क्या कहानियां और उपन्यास और कविताएं छपती है, नहीं, आलोचनात्मक लेख भी छपते हैं, और उसमें दिलचस्पी लेते हैं। जाहिर है कि सभी के सभी न लें, लेकिन कुछ एक तबका जरूर होता है जिसकी दिलचस्पी होती है। 1980-81 के आसपास जो लघु पत्रिकाएं निकलती थी, उन लघु पत्रिकाओं में सिनेमा पर आमतौर पर कुछ भी नहीं छपता था, किसी तरह का भी लेख नहीं। अगर कभी कभार कभी छपता भी था तो वही पैरेलल सिनेमा के बारे में कुछ छप गया तो छप गया, नहीं तो आमतौर पर नहीं निकलती थी। एक बस पत्रिका निकलती थी, पटकथा, नाम सुना होगा आपने, मध्य प्रदेश कला परिषद से, और दिनमान में कुछ छपता था। लेकिन हमारे एक मित्र सव्यसाची जो है, वो मथुरा से उत्तरार्ध पत्रिका निकालते थे, और उन्हें भी फिल्म में काफी दिलचस्पी होती थी। तो उनसे बातचीत के दौरान में उन्होंने एक सवाल मेरे सामने रखा कि भाई ये जो ऑफ बीट फिल्म है, जो कला फिल्में हैं, उनके बारे में तो लिखने वाले हिंदी में बहुत हैं, लेकिन लोकप्रिय सिनेमा जो है, पॉपुलर सिनेमा, उनके बारे में कोई कुछ नहीं लिखता, जबकि दर्शक तो उन्हें ही देखता है, करोड़ों लोग देखते हैं, और उन पर प्रभाव भी पड़ता होगा। तो प्रभाव पड़ता है तो कम से कम हमारे जो पाठक हैं उन्हें तो बताया जाए कि इन फिल्मों में होता क्या है, हमारा समाज, हमारा समय क्या उसमें अभिव्यक्त होता है। मुझे ये आइडिया अच्छा लगा, सोचता भी था मैं, और यह तय हुआ कि मैं एक लंबा लेख लोकप्रिय सिनेमा पर लिखूंगा। ये 1980 की बात है। एक लंबा लेख मैंने लिखा। उस समय जो सिनेमा की, लोकप्रिय सिनेमा की जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों पर मैंने
काफी लंबा लेख लिखा। हमारी एक और मित्र हैं सुधीश पचौरी, नाम सुना होगा, उनको मैंने पढ़ाया भी। उन्होंने कुछ सुझाव दिए और अंततः वो उत्तरार्ध में प्रकाशित हुआ। और इस तरह से लोकप्रिय सिनेमा पर लिखना शुरू किया और हमें ये लगा कि लोकप्रिय सिनेमा पर लगातार कुछ न कुछ सामग्री देनी चाहिए, बल्कि सिनेमा पर देनी चाहिए। हम इस तरह का विभाजन न करें, लोकप्रिय सिनेमा या ऑफ बीट सिनेमा। हम विभाजन इस तरह से करें कि जो फिल्में लोकप्रिय होते हुए भी अपना प्रभाव ज्यादा छोड़ती है, जैसे शोले या हम आपके हैं कौन, इन फिल्मों को अगर दर्शक बहुत बड़ी संख्या में देख रहे हैं तो इनके बारे में हम सामग्री दें और बताएं कि हमारी दृष्टि में ये फिल्म किस तरह की है, किस तरह का संदेश देती है, या हमारे किन सामाजिक सवालों से पैदा हुई और किस तरह से उसे प्रभावित कर रही है। और इस तरह से ये लेखन शुरू हुआ 1980, 81, 82। आप ये समझिए कि धीरे धीरे जितनी भी साहित्यिक लघु पत्रिकाएं हैं, कमोबेश सभी में सिनेमा पर लेख प्रकाशित होने लगे, जो पहले नहीं होती, लगातार प्रकाशित होने। और एक मतलब कईयों ने तो अपना सिनेमा का एक कॉलम ही बना लिया। कथन में मैंने 15 साल तक सिनेमा का जो पर्दे पर करके कॉलम था उसमें लिखा। सिनेमा जो अखबार थे, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, हिंदुस्तान, उसके अंदर जो लेख प्रकाशित होते थे पहले सिर्फ जानकारी वाले होते थे या इस तरह का, उसमें भी कुछ गंभीर किस्म के लेख प्रकाशित होने लगे। तो कहने का मतलब है कि लोग जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और इसलिए ये लेखन जो है लघु पत्रिकाओं के माध्यम से सिनेमा एक बहुत अनिवार्य विषय हो गया साहित्यिक पत्रिकाओं का, और आज भी जी, पर साहब मैं आपसे जो आपने जो बात कही है, काफी आपने विस्तार से अपनी बात रखी है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो सिनेमा लेखन जिसके बारे में आप बात करें, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, एक अलग तरह का सिनेमा लेखन है। इस आज के दौर में जब हम एक डिजिटल पत्रकारिता को देख रहे हैं या एक डिजिटल समय में है जहाँ की पत्रकारिता का, विश्लेषण का, हर चीज का एक तौर तरीका बदल चुका है। ऐसे में इस लेखन की चुनौतियां क्या हैं? और ऐसे दौर में जिस तरह की किताबें जिनका जिक्र आपने किया, प्रहलाद जी ने किया, अजय जी ने किया, इंद्रजीत जी ने किया, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों दर्शक को या जो दर्शक जो पाठक भी है आपके लिए, उसको उन किताबों की तरफ जाना चाहिए? इसका जवाब अगर आप दे सके तो बहुत अच्छा होगा। वही दूसरे इसी पर मैं आ रहा था। इसी दौरान में एक और परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन ये हुआ कि विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य जहाँ पढ़ाया जाता था वहां पर मीडिया की पढ़ाई भी शुरू हुई, कभी हिंदी साहित्य के साथ जुड़कर और कभी अलग से। और जब मीडिया की पढ़ाई शुरू हुई, आप सभी विश्वविद्यालय में देखेंगे कि ठीक इसी समय जनसंचार माध्यमों के नाम से या तो प्रश्न पत्र बने या जो है अलग से कोर्सेज बने, और इससे शुरुआत हुई और उसमें सिनेमा भी शामिल होने लगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सिनेमा जो है पाठ्यक्रमों का हिस्सा भी करीबन 90 के आसपास बनना शुरू हो गया था। जब पाठ्यक्रमों में हिस्सा बना तो बहुत सारे विद्यार्थी रिसर्च की तरफ गए, और जेएनयू के अंदर, डीयू के अंदर, हमारे विश्वविद्यालय में इन पर होने लगा। अब इसका परिणाम क्या हुआ तो विद्यार्थियों के बीच में सिनेमा की किताबों की डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि रिसर्च हिंदी में हो रही थी, पाठ्यक्रमों में हिंदी थी, इसलिए उस पर भी जो है किताबों की मांग होने लगी और प्रकाशक चाहने लगे कि जो किताबें जो लोग हिंदी में सिनेमा पर लिख रहे हैं उनसे संपर्क किया जाए और उन्हें कहा जाए कि वो हमारे लिए लिखें। लेकिन ये जरूर है कि उन्हें बिल्कुल भी हवा नहीं थी कि किस तरह की किताबें, क्योंकि सिलेबस उनके सामने नहीं था। धीरे धीरे सिलेबस बने, पाठ्यक्रम बने और उसके अनुसार किताबें भी प्रकाशित होने लगी। अजय की बात यह काफी हद तक सही है कि हिंदी में बहुत कम उत्कृष्ट किताबें हैं, लेकिन मैं
मेरा अपना अनुभव यह है कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी में लिखी हुई सिनेमा की किताबें भी कोई बहुत इस तरह की नहीं। अगर देखा जाए तो बहुत कम किताबें हैं जो इस तरह की है, बहुत सामान्य किस्म की किताबें। किताबें जो वास्तव में बहुत हमारे लिए कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण किताबें हो सकती है, वो ज़्यादातर यूरोप की किताबें हैं या अमेरिका की किताबें हैं, क्योंकि वहाँ पर सिनेमा पर सिनेमा को पाठ्यक्रमों का हिस्सा बने हुए कम से कम 80-90 साल हो गए। और इस कारण वहाँ पर जो बड़े-बड़े मतलब फ्रैंकफर्ट स्कूल पूरा जो है सिनेमा और मीडिया पर काम करता रहा है। लगभग हर बड़े लेखक ने सिनेमा पर लिखा है, तो इसलिए ये शुरुआत तो हमारे यहाँ अभी 90 में शुरू हुई है। और हिंदुस्तान में सिनेमा पर लिखने वाले अच्छा अंग्रेजी लेखन है वो हैं जो सिनेमा से सीधे जुड़े हुए हैं, स्कॉलर नहीं है। स्कॉलर अंग्रेजी में लिखने वाले हैं वो कम है अंग्रेजी में भी। आप खुद ही सोचिए कि कितने अंग्रेजी के ऐसे लेखकों को जानते हैं आप हिंदुस्तान में जो स्कॉलर है। ईरा भास्कर या ऐसे एक दो अपवादों को छोड़ दें तो अंग्रेजी में लिखने वाले अब आ रहे हैं, यानी कि 25-30 साल के अंदर, उससे पहले नहीं है। तो ये परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन इसलिए हो रहा है कि पाठ्यक्रमों में बदलाव आ रहा है, और पाठ्यक्रमों में बदलाव आ रहा है और लगभग हर जगह अब सिनेमा जो है पाठ्यक्रमों का हिस्सा बन गया, अलग से बन गया है। खुद अजय ने इग्नू के लिए सिनेमा पर लिखा है, मैंने लिखा है, हमने पाठ्यक्रम भी बनाए हैं वहाँ पर, और विश्वविद्यालयों में है, जामिया में है। तो इनसे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जब एक बार विश्वविद्यालय में अगर कोई विषय आ जाता है तो उसके दो काम होते हैं। एक तो यह है कि वो जो है एक एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, और दूसरा तब गारंटी नहीं है, लेकिन तब कुछ लोग शोध करते हैं और उन बहुत सारे शोध करने वालों में से कुछ अच्छा काम भी हो जाता है। जी पारख साहब, है वो आगे बढ़ता है। तो इस बहुत धन्यवाद। एक आखिरी बात, मैं अपनी बात भी तो करूं। जी 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 मेरी 6 किताबें अब तक प्रकाशित हो चुकी है। यह अजय के लिए है। मेरी पहली किताब का नाम है लोकप्रिय सिनेमा और सामाजिक यथार्थ, हिंदी सिनेमा का समाजशास्त्र। दूसरी, तीसरा साझा संस्कृति, सांप्रदायिक आतंकवाद और हिंदी सिनेमा। चौथा, भूमंडलीकरण और सिनेमा में सामाजिक यथार्थ। पांचवा, हिंदी सिनेमा में बदलते यथार्थ की अभिव्यक्ति। और छठी किताब साहित्य, कला और सिनेमा। और सातवीं किताब जो प्रेस में है वो है साहित्य पर्दे पर। मैं जो भी लिखता हूँ, लेख लिखूं या कुछ भी, लेकिन एक योजना के तहत लिखता हूँ। वो भले ही किसी पत्रिका में छपता हो, लेकिन मेरे दिमाग में होता है कि मुझे अब ये पुस्तक तैयार करनी है, ये पुस्तक तैयार करनी है, इसके ये चैप्टर होंगे, ये खंड होंगे। अब उसमें से कुछ सामग्री में पत्रिकाओं वगैरह में देता रहूं, यह एक अलग बात है। अच्छा लेखक वही है जिसके पास योजना हो कि क्या लिखना है, क्यों लिखना है, किसके लिए लिखना है। और जी, आप बहुत दिलचस्प जगह पर आपने पूरी चर्चा को लाके खड़ा कर दिया एक्चुअली। और मतलब ये हमारे, चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है कार्यक्रम का, तो चलते चलते मैं यही कहूंगा दर्शकों से जो कि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए इस बातचीत को सुनना और इसके अपने हिसाब से निष्कर्ष निकालना इसलिए उनके लिए जरूरी है, लाजमी है कि जो फ़िल्मों में दिलचस्पी रखते हैं वो फ़िल्मों से जुड़ी जो किताबें हैं या जो उससे जुड़ी जो भी सामग्री है उसमें ज़रूर दिलचस्पी रखते होंगे, जानने में उसके पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। क्या, जैसे पारख साहब ने कहा कि भाई योजना के तहत मैं लिखता हूँ, तो अजय जी जो बात कर रहे थे कि लोग संकलन कर देते हैं, तो पारख साहब जो है वो किताब के टुकड़े जो है उसमें से निकाल करके पहले से तय करके उसके बाद में उस पर लेख लिखते रहते हैं। इसका मतलब है पारख साहब ने जो कहा है। बहरहाल ये जो एक चीज़ है वो दर्शक को कहीं न कहीं एलीट एक्टिविटी भी लग सकती है। उसको लग सकता है कि भाई हम सिनेमा देख रहे हैं, सिनेमा देख करके अगर कोई अच्छा सिनेमा देख करके मुझे कुछ हासिल हो रहा है, तो पता नहीं आज के डिजिटल दौर में लोग किताबों की तरफ जाना चाहते होंगे या नहीं, क्योंकि आजकल तो वैसे भी हम देख रहे हैं जनरली किताबों को लेकर के बहुत अलग-अलग तरह की विवेचनाएं हो रही हैं कि एक तरफ बाजार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि भाई अच्छी किताबें, स्त्री किताबें कहीं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। ये बहुत सारी एक लंबी बहस है। बहरहाल
मुद्दे की बात यह कि सिनेमा जो पसंद करते हैं उनके लिए ये लाजमी है कि वो सिनेमा से जुड़ी जो किताबें लिखी जा रही हैं उनकी तरफ भी ध्यान दें, और खास तौर से हिंदी में जो किताबें लिखी जा रही हैं, हिंदी में और अन्य भाषाओं में भी, अंग्रेजी में तो बहुत लेखन हो ही रहा है, बहुत समय से हो रहा है। और जैसा कि पारक साहब ने कहा कि यूरोप और अमेरिका में क्योंकि ये पाठ्यक्रम का हिस्सा बन चुका है सिनेमा, इसलिए वहां पर इस तरह की किताबें भी हैं, बाकायदा स्टडीज का हिस्सा है, एकेडमिक्स का हिस्सा है। हमारे यहाँ अभी ये नई शुरुआत है, लेकिन फिर भी दर्शकों को जो गंभीर सिनेमा को पसंद करते हैं और सिनेमा के बारे में गंभीरता से बातचीत पसंद करते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो इस तरह की किताबों को पढ़ें, देखें, और इस तरह का जो एक कहना चाहिए स्ट्रीम है, ये एक धारा जो है सिनेमा से जुड़ी, उस धारा को प्रोत्साहित करें। और सरकारों को भी, जैसा कि इंद्रजीत जी कह रहे थे कि सरकारों को और संस्थानों को इसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो सिनेमा पर जो ये लेखन है, जो गंभीर लेखन है, उसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि जो लोग सिनेमा के तमाम तत्वों को या तमाम ट्रेंड्स को पकड़ना चाहते हैं और उनके विश्लेषण समझना चाहते हैं, उनके लिए ये किताबें मददगार साबित हो। बहरहाल आज की इस बातचीत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बड़े सब्र के साथ इसको देखा सुना। हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।